Hello guys, we'll start up with types of contract. We have completed the concept of element of contract, whereas we have seen the agreement, its enforceability at law, essentials of a valid contract. Section 10 आपने सीखा 6 points that has given in section 10. Yes, agreement, free consent, competency, lawful consideration, legal object, not explicitly clear as void. और उसके साथ हमको क्या सीखना था? That 5 part essentials में 2 parties, intention to create legal relationship, fulfillment of legal formalities, certainty of meaning and possibility of performance. अभी ये होने के बाद, essentials होने के बाद हम नेक्स्ट लेवल पे उतरेंगे, जहां पे हम लोग जाएंगे कहां पे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, थर्ड पार्ट जो अपना बचा है. ओके, पहले लाइन में ट्री डायग्राम के टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बचा है. तो अभी हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो क्या है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो. We'll discuss types of contract on the basis of validity or enforceability. उसके बाद formation, उसके बाद performance. Yes or no? Validity और enforceability के हिसाब से valid contract, void contract, voidable contract, illegal agreement, unenforceable agreement. मतलब according to the validity or enforceability, there are 5 types of contract. First is valid, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, हम सीख रहे. सेकेंड वॉइड, वॉइड मतलब जिसका परफॉर्मेंस देना जरूरी नहीं है, जिसका परफॉर्मेंस लीगली बाइंडिंग नहीं है. ओके. थर्ड वॉइडेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन ऑफ द पार्टी कैन डिसाइड वेदर द परफॉर्मेंस शुड बी गिवन और नॉट. इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी. वो सिखाऊंगा मैं. उसके बाद इलीगल, इलीगल मतलब क्या है? illegal contract are contract where object is illegal or consideration is illegal, or some contracts are expressly declared as void. वैसे ही कभी लॉ चेंज होता है तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट इलीगल मोड में चले गया तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इलीगल. वो हम डिटेल में सीखेंगे, आप टेंशन मत लो. अनएनफोर्सिबल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जो एनफोर्स नहीं हो सकते, लीगली अनएनफोर्सिबल, देखेंगे हम उसको भी. फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस, इम्प्लाइड. एक्सप्रेस मतलब आइदर वर्ड स्पोकन और रिटन. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं. खुद को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? आइदर बाय वर्ड स्पोकन और रिटन. उसके बाद आएगा इम्प्लाइड. इम्प्लाइड मतलब बाय एन एक्ट. मतलब मैं यहां से उठ रहा हूं और बैठ रहा हूं, दिस इज एन एक्ट. अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं किसी चीज को एक्सेप्टेंस दे रहा हूं तो इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये भी आता है कि आप बस रुकी है डेपो में, आप जा रहे हो, बस में बैठ रहे हो, इसका मतलब आप इम्प्लाइडली एक्सेप्ट करो कि ठीक है वो बस जहां पे भी जाने वाली है, आई एम गोइंग विद द बस. ओके. क्वासी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते बट कॉन्ट्रैक्ट है, लीगली उसको रिकॉग्नाइज किया है, बट इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल बाइंडिंग मोर ओवर देन अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके. वो भी अपन डिटेल में सीखेंगे. इसका 6 यूनिट है. 6 यूनिट में कॉन्टिंजेंट और क्वासी अपने को डिटेल में दिया, हम वहां पे पढ़ेंगे. उसके बाद ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये नई कंसेप्ट है जो आजकल रनिंग है. आपको मालूम है अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, अभी नया नया मीशो है, बहुत सारे हैं. तो ये जो है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये भी अपन पर देखते हैं. अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूटेड मतलब जिसका परफॉर्मेंस दे चुके हैं, एंड एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटरी में 2 टाइप आते हैं, यूनिलैटरल और बायोलैटरल. यूनिलैटरल में सिंगल साइड परफॉर्मेंस इज डन एंड बायोलैटरल में बोथ साइड परफॉर्मेंस इज पेंडिंग. बताऊंगा मैं, अब डिटेल में देखेंगे. ओके. सो फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी, ई कॉमर्स. परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी में 2, यूनिलैटरल, बायोलैटरल. ओके. चलो हम आगे जाते हैं. यहां पे दिया है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके. इट कंटेन्स ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने देखे थे सेक्शन 10 में 6 और नेचुरली 5. ये 11 जहां पे सेटिस्फाई होते हैं, दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट and it is enforceable by law. Understood? अभी void contract क्या रहता है? A contract which ceases to be enforceable by law becomes a void when it ceases to be enforceable.
Thus void contract is one which cannot be enforced by court of law. एग्जाम्पल दिया है, हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं ताकि आपको आसानी से समझ जाए. Mr. X agrees to write a book with a publisher. Such a contract is valid, but after few days X dies in accident. Getting my point? Abhi, hence the contract became void due to impossibility to performance of a contract. Thus, a valid contract when cannot be performed because of some uncalled happening becomes void. Example 19 भी दिया है. A contract with B, owner of a factory, for the supply of 10 tons of sugar. But before the supply is effected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. Here the contract becomes void. दो एग्जाम्पल दिए अपने को. पहला एग्जाम्पल, आई एम ऑथर, आई मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद सर्टेन पब्लिशर कि भैया मैं आपकी बुक लिख के दूंगा. अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो मेरी डेथ हो जाती है. अभी मैं ऊपर से नीचे आके तो लिख के नहीं दे सकता, इसलिए द कॉन्ट्रैक्ट बिकम void as it is impossible to perform. Getting my point? उसके बाद क्या है, A contract with B, owner of the factory, शुगर फैक्ट्री है, मेरी खुद की है समझो. वहां पे मैंने कमिट किया कि यार भाई मैं आपको 100 टन 10 टन 20 टन शुगर सप्लाई करूंगा प्रोडक्शन करके, और बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट ऑकर इन माय फैक्ट्री, ऑल गॉट डिस्ट्रॉयड. अभी मैं कहां से प्रोडक्शन करूंगा, कहां से दूंगा? ओके, सो इसकी वजह से नेचुरली दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड. जहां पे परफॉर्मेंस देना पॉसिबल नहीं है बाय हुक और क्रूक, नेचुरली द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड. गेटिंग माय पॉइंट? वैलिड में क्या होता है, सेक्शन 10 के 6 और नेचुरल वाले 5 अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. यही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डेथ और फायर इंसिडेंट कैन बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे चलते हैं. वॉइडेबल, मैंने बोला था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, एक आधी पार्टी है एग्रीव्ड है, इसके साथ अन्याय हुआ है, वो पार्टी डिसाइड करती है वेदर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. उसके ऊपर डिपेंड है, वो डिसाइड करेगी कि भैया मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मंजूर नहीं है, इट विल बी बिकम वॉइड. वो बोलेगी ठीक है अन्याय हुआ, इतना इतना ऐसा ऐसा करेंगे लेकिन परफॉर्मेंस तो देना पड़ेगा. अब क्या हो गया, अब नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड. नाउ दिस वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन will of a aggrieved party. Getting the point? क्या होगा पढ़ते अपन. An agreement which is enforceable by law at the option, क्या बोला है, enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of the other or others is a voidable contract. सीधा बोला जाए तो जो भी aggrieved party है उसके ऑप्शन पे इसकी वैलिडिटी डिसाइड होगी. अगर एग्रीव्ड पार्टी ने डिसाइड किया आई वांट टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, इट विल बी ट्रीटेड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर एग्रीव्ड पार्टी ने डिसाइड किया कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, गुड. एग्जांपल में पढ़ रहा हूं, यू कैन सी X promises to sell his scooter to Y for 1 lakh rupees. However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint. मतलब X की कंसेंट यहाँ पे बंदूक या घोड़ा रख के ली गई है, मतलब X कौन हो गया अभी, एग्रीव्ड पार्टी. गेटिंग माय पॉइंट? X is an aggrieved party and the contract is voidable at the option of at his option, मतलब at the option of X but not at the option of Y. नेचुरल है, Y ने मेरे कनपट्टी पे घोड़ा रखा है तो Y का ऑप्शन तो है ही नहीं. आई एम द एग्रीव्ड पार्टी, मेरी कंसेंट क्या है बेटा, कोर्शन में ली गई है. अगर मेरी कंसेंट कोर्शन में ली गई तो मैं डिसाइड करूंगा मेरे को गाड़ी बेचना है मेरी स्कूटर या नहीं बेचना है. समझ रहे हो? ओके, यहाँ पे दिया देखो, X promises to sell scooter to Y 1 lakh. However, the consent of X is procured by Y at gunpoint. X is the aggrieved party and the contract is voidable at his option but not at option of Y. It means if X accepts the contract become a valid contract, and if Y and then Y has no option of rescinding the contract. क्यों? मेरे ऑप्शन पे है बेटा, to make the contract valid or to make the contract void.
Y का ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि उसने मेरे कनपट्टी पे घोड़ा रखा था। गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलते, यहाँ पे डिफरेंस दिया है मॉड्यूल में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन चेक इट आउट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस इट्स एनफोर्सिबिलिटी। इनिशियली दिया है, देखो, कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable। सिर्फ लैंग्वेज में उल्टा पालट है, दूसरा कुछ नहीं है। when a valid contract ceases its enforceability in law, देखा, a contract ceases to be enforceable by law becomes a void contract। मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी अगर किसी भी चीज से अनएनफोर्सेबल हो रहा है तो इट विल बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद voidable, an agreement which is enforceable by law at option of one or more parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract। मतलब एग्रीड पार्टी के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी डिसाइड होगी। ओके, मतलब he is having right to decide whether the contract is valid or the contract should be treated as void। Enforceability, void contract cannot be enforced at all, it is enforceable at aggrieved party's option। Getting my point? At the option of aggrieved party and not at the option of other party। Cause a contract becomes void due to change in law or change in circumstances beyond the contemplation of the party। Getting my point? मैंने बताया था आपको, क्या मेरे फैक्ट्री में फायर लग गया, अब मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता, फैक्ट्री डिस्ट्रॉय होगी, तो मैं शुगर का सप्लाई कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस इट्स एनफोर्सेबिलिटी एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सीजेस द एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो ये डिफरेंस समझा आपको? यहाँ पे वही दिया है। यस, पढ़ लो अच्छे से, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Voidable contract, a contract becomes voidable contract if the consent of the party was not free। Getting my point? अगर बंदे की कंसेंट फ्री नहीं है तो ही उसको क्या मिलेगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करने का, वेदर टू ट्रीट इट एज वैलिड और टू डिसाइड वॉइड, ये उसको क्या मिलेगा? हक मिलेगा। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, हो ही नहीं सकता ना, इट सीजेस इज एनफोर्सेबिलिटी। Voidable if the aggrieved party does not within the reasonable time exercise right to void the contract, any party can sue the other party for claiming the performance of the contract। मतलब अगर बंदे ने void contract, voidable था उसके ऑप्शन में, उसने उसको void नहीं डिसाइड किया, आराम से बताता हूं, आई एम एग्रीड पार्टी, रीजनेबल टाइम में मेरे पास राइट है टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं डिसाइड किया तो अदर पार्टी कैन ऑल्सो क्लेम परफॉर्मेंस ऑन माई साइड। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर उसको वैलिड ट्रीटमेंट दिया गया तो बोथ पार्टीज विल बी लायबल टू परफॉर्म देयर ओन पार्ट। समझा क्या? गुड। आगे राइट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी राइट नहीं रहता है, रेमेडी भी नहीं रहता। यहां पे राइट किसके पास है? मेरे पास है, टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। यहां पे दिया है, द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज द राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। रिस्काइंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। आई विल eliminate the contract, I will rescind the contract, I will stop the contract, I will make the contract void, okay, within the reasonable time। हाँ, लेकिन reasonable time में करना पड़ेगा। If so rescinded it becomes void contract। अभी अगर वो rescind नहीं किया तो valid रहेगा, rescind किया तो void रहेगा, खत्म। अभी जाएंगे हम illegal contract। फोर्थ, illegal contract बहुत आसान है, मैं पहले एग्जांपल पढ़ूंगा उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ूंगा। एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। सिमिलरली, इफ आर एग्रीज विथ एस टू परचेज ब्राउन शुगर, इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट। अंडरस्टैंड द फैक्ट, immoral or opposed to public policy or forbidden by law,
ये 3-4 चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी, बहुत आसान चीज है। कोई भी चीज है जिसे हम अनैतिक बोलते हैं, मतलब जो मॉरल्स के खिलाफ है, उसको बोलते हैं इमोरल। हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के कुछ रूल्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो हम पे मॉरली बाइंडिंग है। अगर उसके अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा या चरस गांजा बेचने का खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो नेचुरली दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉरबिडन बाय लॉ एंड सच एग्रीमेंट्स आर ट्रीटेड एज इलीगल एग्रीमेंट्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे बेटा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब मैं थ्योरी पढ़ूंगा। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, मतलब लॉ ने ये कॉन्ट्रैक्ट करने को अनुमति नहीं दी है, परमिशन नहीं ग्रांट की है। The court will not enforce such contract but also the connected contracts. All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. Despite this, there is similarity between them. That is that in both cases they are void ab initio and cannot be enforced by law. इसका मतलब illegal agreements are void ab initio and it cannot be enforced at law. समझे? अभी नीचे void और illegal agreement दिया है, आप ये डिफरेंस खुद होके पढ़ लो। इसमें कोलैटरल एग्रीमेंट नाम की एक चीज है, कोलैटरल एग्रीमेंट का डिफरेंस मैं पढ़ूंगा। कोलैटरल में क्या बेटा? इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू द void agreement may also be void. It may be valid. मतलब कोलैटरल क्या रहता है? देखो समझो, दिस इज प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रिलेटेड टू दिस। अभी प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड, बट ये जरूरी नहीं है कि ये जो कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है इन एडिशन टू दिस, दीज आर ऑल्सो वॉइड, दिस कैन बी वैलिड। बट आप जब जा रहे हो इलीगल एग्रीमेंट्स में, पढ़ो इलीगल एग्रीमेंट्स में क्या बताया है? And agreements collateral to the illegal agreements are always void. समझो, void agreement, collateral agreement, collateral agreements और collateral contract can be void. Illegal contracts, collateral contract, definitely void. This is also, and collateral contracts and agreements are also void in case of illegal contract. Okay? अभी जाएंगे हम अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिबल मतलब इसको एनफोर्स किया नहीं जा सकता। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, दैट इज absence in writing, barred by law of limitation, or one or both the parties cannot sue upon it, it is described as अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट सब्सटेंस में गुड है बट टेक्निकल डिफेक्ट्स है, मतलब राइटिंग में नहीं है या लॉ ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया है, और बोथ द पार्टीज कैन नॉट स्यू अपॉन इट, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अनएनफोर्सिबल। एग्जांपल दिया, एग्जांपल समझो। He brought goods from me in 2015 but no payment was made till 2019. We cannot sue A for payment in 2019 as it has crossed 3 years and barred by the Limitation Act. A good debt become unenforceable after the period of 3 years as barred by Limitation Act. एग्जाम्पल समझो, मैंने मोबाइल खरीदा 2015 में, ओके अभी 2015 में ये मोबाइल खरीदा मैंने, 2019 तक बंदे ने मेरे से पेमेंट ही डिमांड नहीं किया। अभी उसने मेरे से पेमेंट डिमांड नहीं किया, मैंने भी नहीं दिया, अभी मैं भी थोड़ा सा मेरा नेचर खराब हो गया, मैं भूल गया, जो भी हुआ। अभी 2019 में लॉ ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया, बंदा मेरे से कब तक पेमेंट मांग सकता है? बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन 3 साल तक मेरे को सू भी कर सकता, केस कर सकता, हर एक चीज। लेकिन अभी 3 साल होने के बाद बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता। नाउ दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनएनफोर्सेबल। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी आगे चलते हैं हम, क्या आगे? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हमने देखा था पिछले पेज पे, क्या देखा था? वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी 5 टाइप है, एक वैलिड, दूसरा वॉइड, तीसरा वॉइडेबल
चौथा इलीगल और पांचवा अनइंफोर्सेबल। मैंने हर एक पार्ट आपको एक्सप्लेन किया। अभी फॉर्मेशन के बेसिस पे 4 पार्ट। कौन सा पार्ट है? पहला एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड, तीसरा क्वासी और फोर्थ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। हम एक्सप्रेस, मैंने पहले ही बोला एक्सप्रेस मतलब आइदर बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। देखते, अ कॉन्ट्रैक्ट विल वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द terms are expressed by words in writing, okay, expressed by words or in writing. Section 9 of the act provides that if the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed. Example, it tells B on a telephone that he offered to sell his house for 2 lakh and B in reply informs A that he accepts the offer. This is an express contract. जो भी कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड स्पोकन और रिटन आता है, मतलब अगर टेलीफोन कॉल पे मैंने ऑफर दिया कि भाई मेरे को एक आला बेचने का 2 लाख रुपए में, और सामने वाला बोलता है ठीक है मैं रेडी हूं खरीदने के लिए 2 लाख में, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। समझा? गुड। आगे इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट? अंडरस्टैंड, ये समझना जरूरी है। इम्प्लॉयड मतलब बाय एन एक्शन। एग्जाम्पल पहले देता हूं, उसके बाद थ्योरी पढ़ता हूं, आसान हो जाएगा समझने को। सेक्शन 20 एग्जाम्पल 24 पढ़ो। Where a coolie in a uniform picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without asking by A and A allows him to do so. Now it is an implied contract and A must pay for the service of the coolie detailed by him or taken by him. Understand क्या है? आप ट्रेन से जा रहे हो, स्टेशन आ गया आपका, आप ट्रेन से उतरे, आपके हाथ में लगेज था, कूली आया बेचारा कपड़े पहन के उसके उसने तुरंत आया, आपके सामने हाथ किया, आपने अपना लगेज उसके हाथ में दे दिया, बंदे ने आपका लगेज तुरंत उठाया, ऊपर रखा, यहाँ रखा, चल रहा है बेचारा, स्टेशन के बाहर आया, लगेज आपकी गाड़ी के पास खड़ा किया, आप उसके पीछे जा रहे हो। आपने बोला तेरे को किसने पूछा था, तेरे को बताया था कि मैंने मेरा लगेज उठा, तूने क्यों उठाया? मैं नहीं पैसे दूंगा। नहीं चलेगा। क्यों? जब वो बंदा आपके पास आया, वो लगेज उठा रहा था, आप उसको रोक सकते थे, आपने उसको रोका नहीं रोका। आपने बाय एक्ट क्या बोला? ठीक है भाई उठा ले, जो भी होगा बाहर जाके मैं तेरे को दे दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? आपकी एक्ट से क्या निकला? एक्सेप्टेंस निकला। सो दिस इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बंदे ने माल उठाया आपके सामने, आपने उसको उठा नहीं दिया, बाहर गए, बंदे ने माल रखा, अब आपको उसके सर्विस के पैसे देने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड, एक एग्जांपल है, ए ड्रिंक्स अ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट, देयर इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट ही शुड पे फॉर द प्राइस ऑफ द कॉफी। मतलब आप समझो, आप एक आध रेस्टोरेंट में जाते हो, बैठते हो, वहां पे कॉफी रखी है, सेल्फ सर्विस है, आप गए, उठाया, आपने कॉफी पिया, ग्लास रखा और चले गए। चलेगा क्या? नहीं। क्यों? भाई आपने वो ग्लास उठाया, आपने कॉफी पिया, अभी यू विल हैव टू पे द प्राइस ऑफ दैट कॉफी टू द ओनर। क्यों? ये इंप्लाइड था। गेटिंग माय पॉइंट? समझा? ओके। अभी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पढ़ लेते। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रास्ट comes into existence by an implication. Most often the implication is by an action or by conduct of the parties or the course dealing between them. Section 9 of the Act contemplates that the implied contracts, when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than words, the promise is said to be implied. बताया मैंने, बंदे ने माल उठाया, कुली ने लेके गया, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। आप गए सेल्फ सर्विस में, चाय का कप उठाया, कॉफी का कप उठाया, कॉफी पिया, उसके पैसे देने पड़ेंगे। दीज आर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और एक है, अगर कोई बस है, बस लगी हुई है डेपो में, जिसके ऊपर बोर्ड लगा है फ्रॉम अहमदनगर टू पुणे, और आप जाके बैठ रहे हो और आप बीच में जा रहे हो शिरूर तक, और आप बोल रहे हो कि मैं पैसे नहीं दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप गाड़ी में बैठे, आपने पूना तक ट्रैवल किया, सफर किया, आपको वो ट्रैवल के पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव गिवन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस टू दैट थिंग।
ओके आगे चलते हैं। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट मतलब, टैसिट मीन साइलेंट, टैसिट मतलब साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल, आप गए एटीएम में, आपने एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डाला, आपने पेमेंट निकालने के लिए, विड्रॉल के लिए ऑर्डर डाला, आपने पेमेंट विड्रॉ किया, दिस इज अ टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट, साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड एज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। समझे? आप एग्जांपल पढ़ से वही दिया होगा, देखो। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट would be cash withdrawn by customer of bank from the automatic teller machine, that is ATM machine. And another example of tacit contract is a contract is assumed to have been entered when sale is given effect to at a fall of hammer in the auction, that is auction sale। कि भाई ये पेन मेरे को 2000 रुपए में मिल रहा है, मैंने बोली लगा 2000 का, वो बंदे ने बोला 2001 ठॉक, 2002 ठॉक, 2003 ठॉक, फॉल ऑफ हैमर हो गया, इसको भी बोलेंगे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आता है। मतलब अगर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट को उसका सबसेट बोलेंगे। समझा? गुड, याद रखो हमेशा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आ जाता है, यूनिवर्सल सेट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट इज अ पार्ट ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओनली। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। द लॉ क्रिएट एंड एनफोर्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेयर नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। Such obligations are known as quasi-contracts. In other words, a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law imposes contract upon the parties. मतलब law खुद होके आपको moral responsibility डाल रहा है through a contract। मतलब आपकी इच्छा नहीं रही तो भी that contract will be binding on you। अपने मम्मी पापा को संभालना है, ये अपनी moral responsibility। अगर लॉ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर डाल रहा तो दैट विल बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ। गेटिंग माय पॉइंट? सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल पढ़ते हैं। अब देखो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये मोबाइल है, ये गुम गया, रास्ते पे पड़ा है, आप वहां से गुजर रहे हो, आपको ये मोबाइल मिल गया। ओके, अभी ये मोबाइल आपके घर की खुद की प्रॉपर्टी हो गई क्या? तो बोलेगा हाँ भाई, रास्ते पे पड़ा था, मेरे को मिल गया, इसका सिम कार्ड फेंक दूंगा, मेरा सिम कार्ड डाल दूंगा। नहीं भाई, गलत है। एक चीज समझो, ये चीज गुम गई है, रास्ते पे पड़ी है, आपको मिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये चीज को इसके ओनर तक पहुंचाना है। आप बोलोगे लेकिन ऐसा क्यों? भाई इसको ही बोलते क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। फाइंडर ऑफ द गुड्स आप हो, आपको ये गुड्स मेरे तक पहुंचाना पड़ेगा। एग्जाम्पल पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। Obligation of finder of goods, lost goods, to return them back to the true owner। मतलब मैं, finder of the goods आप, और liability of person to whom money is paid under a mistake to repay it back cannot be said to arise out of a contract even in its remotest sense, as there is neither offer and acceptance nor consent। These are said to be quasi contracts। मतलब अगर गलती से मेरे फोन पे से आपके खाते में पैसे चले गए, अभी मैं आपको पेमेंट देना लगता नहीं था, फिर भी गलती से चले गए, मेरे से नंबर का एक डिजिट आगे पीछे हो गया, तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू पे दैट अमाउंट बैक टू मी। क्यों? आप बोलोगे नहीं, अपना तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं क्यों दूं? देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये लॉ आपके ऊपर इंपोज कर रहा है। रीडिंग माय पॉइंट? यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरी चीज मिलती है उसको लौटाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर मेरे से गलती से पैसे आपके खाते में आते हैं, वो पैसे को रिपे करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मान रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट आपसे या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मनवाएगा, आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे। इट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन गिवन बाय लॉ। गेटिंग माय पॉइंट? गुड, आगे चलते हैं। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट।
ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, क्यों? हम सब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, टाटा क्लिक, मीशो, समवेयर, तो हम ये चीजों में क्या करते हैं, ये प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करते हैं। तो इसके लिए ये अमेंडेड है, आप पढ़ो। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट entered into by two or more parties using electronic means such as email is known as e-commerce contract. In electronic commerce, different parties or persons creates network which are linked to other networks through ED1, that is electronic data interchange. This helps in doing business transaction using electronic mode. These are known as EDI कॉन्ट्रैक्ट्स और साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक दिया है कि आपने ईमेल के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस सच एज ईमेल इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ED1 मतलब क्या? EDI क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ओके, these are known as EDI contracts or cyber contracts or mouse click contracts. Getting my point? Good. On the basis of performance, मैंने बोला executed, executory. executory में दो टाइप है। executory contract क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। The consideration is given in a given contract could be an act or forbearance. When the act is done or executed or the forbearance is brought on record, the contract is an executed contract. सीधा नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो कोई कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस दे चुके होते हैं उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेरे को कोई परफॉर्मेंस देना है, मैंने मेरा परफॉर्मेंस दे दिया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? जहां पे परफॉर्मेंस पार्टीज ने दे दिया है उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, उसके बाद क्या है? एग्जीक्यूटरी। मैंने बोला क्या है? एग्जीक्यूटरी। एग्जांपल दिया, व्हेन अ ग्रोसर सेल शुगर ऑन कैश पेमेंट, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ पार्टीज हैव डन व्हाट दे वेयर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप जा रहे हो, 100 रुपए दे रहे हो, 2 kg शुगर लेके आ रहे हो, आपने 100 रुपए दे दिए, सामने वाले ने 2 kg शुगर दे दिए, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। समझा? नाउ एग्जीक्यूटरी मतलब परफॉर्मेंस देना बाकी है, परफॉर्मेंस देना बाकी है। एग्जांपल पढ़ रहा हूं, व्हेन जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच। क्या बेटा? जी ने एग्री किया एच का ट्यूशन मैं लूंगा। अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, एच इन कंसिडरेशन प्रोमिसेस, आप एच हो, आपने प्रॉमिस किया टू पे जी हाउ मच बेटा? 1000 रुपीज पर मंथ। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज इट इज येट टू बी कैरिड आउट। मतलब मैंने भी सिखाया नहीं, जी ने सिखाया नहीं और एच ने भी पे नहीं किया। दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? गुड गाइज। यूनिलैटरल, बायलैटरल, यहाँ पे दो टाइप के एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बेटा? एक यूनिलैटरल और एक बायलैटरल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या बेटा? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म हिज ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन एंड अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। ऊपर का एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। मैं जी हूं, मैं सिखाने का कमिट किया हूं, आप एच हो, आपने मेरा पेमेंट एडवांस में कर दिया। समझा? आपने मेरा पेमेंट एडवांस में कर दिया, अभी मेरे साइड से परफॉर्मेंस बाकी है आपको सिखाने का। Now 1000 rupees you have paid me, you have performed your part, okay? अभी किसका पार्ट बचा है? मेरा। ऊपर का एग्जांपल हमने इसमें कंसिडर कर लिया। You have paid me in advance. Unilateral contract is one sided contract in which one party has performed his duty. आपने 1000 दे दिया, आपने अपना परफॉर्मेंस दे दिया और ऑब्लिगेशन, एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। मेरा ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है। एग्जांपल आप पढ़ लो। Bilateral. A bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding on the part of
बोथ द पार्टीज, मतलब आपने भी पेमेंट नहीं किया और मैंने भी नहीं सिखाया। समझ रहे हो? मतलब जो ऊपर का है एग्जीक्यूटरी, इट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल आप पढ़ लो ना, प्रपोजल और ऑफर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। गेटिंग, देखो पहला चार्ट दिया था कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें पहले लेयर में 3 पार्ट थे, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 और 5 अलग, एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने तीनों पढ़ लिए। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट था और उसकी एनफोर्सिबिलिटी थी, वो भी बेसिक अपन ने पढ़ लिया। अभी हम एग्रीमेंट के अंदर जा रहे हैं। हमको मालूम है एग्रीमेंट में क्या है, व्हाट इज एन एग्रीमेंट, मालूम है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये क्या है, एग्रीमेंट। ओके, promise and set of promise. What is promise? A proposal once made, if got accepted, becomes a promise. पक्का? सो अभी हम क्या सीखेंगे, प्रपोजल और ऑफर, और उसके बाद उसका एक्सेप्टेंस। प्रपोजल की बेसिक कंडीशंस क्या है ये सीखेंगे, ऑफर की बेसिक कंडीशंस क्या है ये सीखेंगे, और हम खत्म करेंगे। ओके, पक्का? सो हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अभी हम सीखेंगे क्या बेटा, प्रपोजल और ऑफर। प्रपोजल और ऑफर में इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड ऑफर, कम्युनिकेशन वगैरह सब सीखेंगे, और उसके साथ क्या सीखेंगे, एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या रहता है, उसके इसेंशियल्स क्या है, ये हम सब सीखेंगे। ओके, गुड, थैंक यू, विल मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।